नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे स्पेशल वीडियो किसके लिए दोस्तों, डीएलएड के लिए। डीएलएड स्पेशल वीडियो में दोस्तों आज ज्योग्राफी के पार्ट 2 की बात करेंगे हम। दोस्तों धीरे धीरे हर एक बुक से जो भी है, जैसे कि अभी हमने लुसेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो दोस्तों ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स थोड़ा एक दो क्वेश्चन रहता है तो उसको थोड़ा हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। और करंट अफेयर्स, ना सिर्फ आपको पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे बल्कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें साथ साथ करवाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, इस बात की गारंटी हम लोग ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में, किसी भी टाइप के एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे डीएलएड हो, बीएड हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। स्पेशल इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि डीएलएड में जो क्वेश्चंस के पैटर्न अभी तक देखे गए हैं वह क्वेश्चंस दोस्तों हम इस बुक से छांट के आपको बता रहे हैं, वह भी टॉपिक वाइज। तो आज भी दोस्तों हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करेंगे और आज हम पार्ट 2 में ज्योग्राफी में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको करवाएंगे। सारे क्वेश्चंस को आप एक जगह नोट बना के लिखिएगा, आपको यह क्वेश्चंस बहुत काम देंगे, लिख के रखिएगा दोस्तों। अब हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं जलमंडल। जलमंडल में हम आपको दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पढ़ाएंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको एक बताया था कि स्थल मंडल और जलमंडल का जो रेशियो होता है वह 3:7 होता है। यह चीज़ याद रखिएगा। 1/3 या 3/4 बोलते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग पर जलमंडल होता है। तो एक क्वेश्चन ये है कि संपूर्ण पृथ्वी का कितना भाग, संपूर्ण पृथ्वी का कितना भाग पर जल है, तो आप बोलेंगे 3/4। परसेंटेज में पूछ दे तो लगभग 71%, ये आपको याद रखना है, जिसमें मीठे पानी और खारे पानी के सभी तरह के झील आते हैं। इसके बाद आपसे महासागर पूछा जाता है, तो महासागर के नाम आपको पता होंगे। तो 5 महासागर हैं, 7 महाद्वीप हैं। महासागर में एक होता है प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, ठीक है, चौथा होता है आपको आर्कटिक महासागर, और 5वां होता है दोस्तों दक्षिण महासागर, जो अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर आता है। तो ये सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चंस आप लिख लिए होंगे, इसको आप लिखते चलेंगे या ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों जिस तरह आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े होंगे या आपको मानचित्र याद होगा, हम उसका एक संक्षिप्त मैप आपको बना के दिखा रहे हैं। तो दोस्तों यह विश्व मानचित्र है जो आपके सामने हमने अभी बनाया है। विश्व मानचित्र में दोस्तों यह भाग जो है, यह भाग आपको यूरोप है, यह भाग आपको एशिया है, यह भाग आपको अफ्रीका है, यह आपको दक्षिण अमेरिका है, यह आपको उत्तरी अमेरिका है, यह आपको ऑस्ट्रेलिया है, या उसी का एक देश न्यूजीलैंड है, और नीचे एक सबसे नीचे जगह नहीं मिल पा रहा है, इस यहाँ नहीं होगा, बहुत नीचे जाने पे एक महाद्वीप है, उसका नाम है अंटार्कटिका, और इसके ऊपर जो महाद्वीप है उसका नाम है आर्कटिक। ये ठीक है, अंटार्कटिका और आर्कटिक। आर्कटिक एक महासागर है,
हम महासागर में जो दोस्तों आपको एक नाम बोलना भूल गए, वो आर्कटिक महासागर था। आर्कटिक जो उत्तरी ध्रुव पे है वह एक महासागर है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पे आपको महाद्वीप है, बर्फ से घिरा हुआ। ऊपर वाला भाग पिघला रहता है, नीचे वाला भाग कम, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण उत्तरी गोलार्ध पर सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है। ये हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ा चुके हैं। हमसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछता है, तो दोस्तों इस साइड पेन चेंज करें थोड़ा, ये साइड आपको प्रशांत महासागर है। यहाँ पे दोस्तों एक है अलास्का, जो उत्तरी अमेरिका का एक देश है, और यह ऊपर वाला कनाडा है, नीचे वाला वो यूएसए है। और यहीं पे आपको जहाँ पे ख़त्म होता है ऊपर वाला पार्ट, अगर रसिया गिना जाए तो अलास्का फिर घुमा के यहीं पे आ जाता है। तो और बीच में आपको बेरिंग जल संधि 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको कि डेट लाइन बोलते हैं। ये आपको इसलिए डिटेल से अभी इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक के सारे सवाल आपको बताएंगे। तो एक एस आकार का एक महासागर है, एस आकार का एक महासागर है, उसका नाम है अटलांटिक महासागर। तो क्वेश्चन आता है कौन सा महासागर एस आकार का है, तो वह अटलांटिक है। जबकि इधर से देखा जाए तो इस तरह की आकृति बनाती है त्रिभुजाकार, कौन सा, प्रशांत महासागर। तो दो महासागर की आकृति आपसे पूछी जाएगी, तो एस आकार की आकृति अटलांटिक महासागर में आती है, जो कि आपको साफ दिख रहा है, और त्रिभुजाकार जो आता है वो आपको प्रशांत महासागर आता है। यहाँ पर प्रशांत महासागर है तो ये भी प्रशांत महासागर ही होगा, क्योंकि जिस तरह आप इस किताब को मोड़िएगा तो क्या होगा, यह छोर मिल जाएगा, उसी तरह आप यहाँ से इसको मोड़िएगा तो यह दोनों छोर मिल जाएगा। जिस तरह एटलस को बीचों बीच फाड़ दिया जाता है तो दो पार्ट हो जाते हैं, यहीं पे आपको दो पार्ट दिख रहा है। तो यह दो सवाल आ गया। समझ में एक सवाल अब आता है दोस्तों, क्या, नमकीन। नमकीन मतलब लवणता, ठीक है, साल्टनेस बोलते हैं इसको, SALT, साल्टनेस मतलब नमकीन। दोस्तों समुद्र का पानी नमकीन होता है, मीठा नहीं होता है। नदियों का पानी, तालाब का पानी पीने योग्य होता है क्योंकि वह मीठा होता है। समुद्र का पानी नमकीन होने के कारण पीने योग्य नहीं रहता है। तो समुद्र में लवणता होती है, समुद्र के पानी में लवणता होती है, कितनी होती है, यह क्वेश्चन है। तो हम पहले इस चित्र को मिटाते हैं, फिर बताएंगे एक एक करके। तो दोस्तों समुद्र के पानी से रिलेटेड अब क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, हम सारे क्वेश्चंस पे दिमाग लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन होता है महासागरीय जल का तापमान। चूँकि दोस्तों हमने बोला कि महासागरीय जल एक ओपन सरफेस पे है, तो सूरज की रोशनी इस पर सीधी पड़ती है, लेकिन कहीं कहीं सूरज की रोशनी तिरछी भी पड़ती है। तिरछी पड़ने के कारण तापमान कम जाता है। तो महासागरीय जल का तापमान, जहाँ सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है वहाँ 5 डिग्री, और जहाँ सीधी पड़ती है वहाँ 33 डिग्री के आसपास होता है। सीधा सीधी समझिए कि विषुवत रेखा के आसपास, जैसे कि हमने आपको यह वाला जो प्रदेश बनाया है यह अफ्रीका का, तो इस वाले प्रदेश जो विषुवत रेखा के आसपास है, यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होता है और ऊपर तापमान कम होता है। यानी कि जो महासागरीय जल का तापमान है, औसत तापमान इन दोनों को जोड़ के निकाल लीजिएगा, 19 डिग्री आता है, लेकिन तापमान रेंज 5 डिग्री से 33 डिग्री। लवणता कितनी होती है, लवणता प्रति 1000 में निकाला जाता है, और समुद्री जल की लवणता 35 प्रति 1000 होती है। 1000 में 35, 1000 में 35 एक यूनिट होता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपका पीएच मान, जैसे खारा, हम कोई पानी अम्ल है कि क्षार है, कैसे पता करते हैं, पीएच मान से। उसी तरह लवणता पता करते हैं एकांक प्रति 1000 से, कि 1000 में कितना नमक है, 1000 लीटर में कितना नमक है। 1000 लीटर में
35 यानी 1 केजी, अगर 1000 केजी आप पानी निकालिएगा तो उसमें 35 केजी या 35% या 35/1000 उसकी लवणता यानी नमक की मात्रा होती है। और सर्वाधिक लवणता वाला जो जल स्रोत है वह है तुर्की का वान झील। और यह कितना है दोस्तों? 330%। 330%। मतलब अगर नमक अगर आपको 1000 में 35 होना चाहिए था तो यह 35 यानी 100% नहीं, 70 यानी नहीं, 105 नहीं, उससे भी ज़्यादा है। यानी 1000 में 105 से भी ज़्यादा आपको लवणता है तुर्की के वान झील की। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इसे लिखिएगा कि तापमान 5 से 33 डिग्री, लवणता 35/1000 में नापते हैं। बात करते हैं समुद्र के अंदर सबसे गहरा स्थान क्या है। यह समुद्र है दोस्तों, और समुद्र के अंदर हमने आपको बताया था कि ऊंचे नीचे स्थलीय क्षेत्र होते हैं, ऊबड़ खाबड़ वाले क्षेत्र यहाँ भी होते हैं। इस तरह से होते हैं दोस्तों। और फिर यह धरातल के ऊपर प्लेन से थोड़ा सा पठारी वाला भाग, थोड़ा सा पर्वतीय भाग, फिर पर्वत श्रेणियाँ, फिर इस तरह से दोस्तों पठारी भाग, पर्वत श्रेणियाँ, इस तरह से समतल में उच्चावच मतलब हाइट में चेंजेज रहता है। कहाँ समतल यानी धरातल के ऊपर, सरफेस के ऊपर, और समुद्र के नीचे, सी के नीचे। तो समुद्र में सबसे गहरा स्थान अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होता है? क्या कोई बता सकते हैं कि समुद्र में सबसे ऊंचा जो होता है उसका नाम होता है, यहाँ पर यह है, यह फिलीपींस के पास है, इसका नाम है मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में। लिख लीजिएगा, लगभग 11,000 मीटर की यानी 11 किलोमीटर गहराई है, मीटर गहरा है। कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। एक क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग और सबसे गहरे भाग के बीच का अंतर क्या है। तो सर आपको पता होगा कि पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पीक पॉइंट है वह है माउंट एवरेस्ट। वह क्या है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है, कहीं कहीं 48 भी लिखता है, यानी लगभग 9 किलोमीटर, लगभग 9 किलोमीटर। और नीचे मेरियाना गर्त और नीचे गए तो 11 किलोमीटर। मतलब सबसे ऊंचा भाग और सबसे गहरे भाग के बीच का जो हाइट है वह कितना है? 11, 9, 20 किलोमीटर। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे ऊंचे और सबसे गहरे स्थान के बीच की लंबाई या बीच का हाइट क्या है, तो आप बोलिएगा 20 किलोमीटर। चित्र से साफ स्पष्ट हो रहा है। और सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त, सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट। मेरियाना गर्त की गहराई 11,000 मीटर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको है 8,850 मीटर। चलिए एक एक करके हम सभी महासागर के डिटेल के बारे में पढ़ लेते हैं, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रशांत महासागर से रिलेटेड कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वह क्वेश्चन पहला तो आपको प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है, तो सबसे गहरा गर्त पृथ्वी का समुद्र या पृथ्वी दोनों में से जो लिखना हो, सबसे गहरा गर्त आंसर होगा मेरियाना। कौन से महासागर में? तो ऊपर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है इसी में कि दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ, जिसको परवाल भित्ति बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के तट पे। ऑस्ट्रेलिया के तट पे महासागर क्या होगा? प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया के तट पे ग्रेट बैरियर रीफ मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्या? सबसे बड़ा महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर, तो क्या आंसर मारिएगा आप लोग? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इसका आंसर मारेंगे। इसके अलावा और कुछ है इसमें
इसके अलावा दोस्तों और इसमें बेरिंग सागर, ये कौन कौन से प्रमुख सागर हैं, तो कौन कौन से प्रमुख सागर हैं वो पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन आकृति से पूछता है, उसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अगला है दोस्तों अटलांटिक महासागर से रिलेटेड, अटलांटिक। तो क्वेश्चन है विश्व का सबसे व्यस्त महासागर या सबसे ज़्यादा जो जहाज चलते हैं वह किस महासागर में चलते हैं, तो विश्व का सबसे व्यस्ततम बिजी महासागर कौन है, महासागर है, आंसर हो जाएगा अटलांटिक। सबसे ज़्यादा जहाज इसी महासागर में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शैवालों का जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि समुद्र के अंदर शैवाल का एक शैवाल जिसका नाम है सारगेसो सागर। सारगेसो सागर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सारगेसो सागर मिलते हैं, आप इसको मारिएगा 20 से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे। कहाँ पे, अटलांटिक महासागर। ये आप अटलांटिक महासागर जरूर याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर में इसके जो प्रमुख द्वीप हैं ये सब है, ओजोस द्वीप है, ये सभी इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, चैलेंजर कटक, हाँ, और डॉल्फिन श्रेणी। अटलांटिक महासागर को जो एस आकार की होती है ना, इसको बीचों बीच आकार इसका लिख लेना, आकृति अटलांटिक की एस आकार की। तो ऊपर और नीचे वाले भाग को एक जो लाइन डिवाइड करती है, उस लाइन के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं डॉल्फिन श्रेणी, डॉल्फिन श्रेणी, और नीचे वाले को बोलते हैं चैलेंजर कटक, चैलेंजर कटक। क्योंकि चैलेंजर कटक इसलिए, कटक क्या होता है कोई पूछेगा तो हम बता सकते हैं कटक क्या होता है। जिस तरह हिमालय पर्वतों का एक श्रेणी है जो सरफेस के ऊपर है, यही श्रेणी अगर समंदर के नीचे हो, यही श्रेणी जो पहाड़ों का एक लगभग श्रेणी जो जल को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करता है। समुद्र के अंदर पर्वतों का उठा हुआ भाग, मान लीजिए परवाल भित्ति हो गया, शैवाल हो गया, या किसी और भी जो स्थलीय आकृति है जो कि समुद्र के अंदर एक पहाड़ का निर्माण करता है, उसको हम लोग कटक बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि चैलेंजर कटक किस महासागर में पाए जाते हैं, आंसर होगा अटलांटिक, लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको इसमें और कुछ है नहीं है, हिंद महासागर। दोस्तों हिंद महासागर में एक क्वेश्चन पूछता है, वो अभी कंफ्यूजिंग वाला, कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है दोस्तों, वो किसी किसी किताब में बोर्नियो है, लुसेंट में मेडागास्कर है। हम अगर अपना जानकारी से बताएं तो इसका आंसर बोर्नियो मारिएगा, ऑप्शन नहीं दे तो मेडागास्कर मारिएगा। बोर्नियो और मेडागास्कर में कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, बहुत सारे बुक में बहुत सारे आंसर हैं। बोर्नियो मैप में जहां तक हम जानते हैं बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला एक द्वीप है। इसके बाद आते हैं जलधारा। दोस्तों जलधारा एक कठिन टॉपिक है, इसमें आपसे क्वेश्चंस इस तरह आ जाते हैं कभी कि बताइए कि गल्फ स्ट्रीम जो है वह किस प्रकार की जलधारा है या किस महासागर की जलधारा है। दोनों पूछते हैं, गर्म या ठंडा, दो तरह का जलधारा होता है। तो आप ध्यान पे रखिएगा दोस्तों कि हम चलिए आपको एक डिटेल से एनालिसिस करके बता देते हैं जलधारा, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो एक बार दोस्तों हम फिर से विश्व का मानचित्र का एक सिंपल सा डायग्राम हम बना रहे हैं।
दोस्तों विश्व के मानचित्र का एक सिंपल डायग्राम हम फिर से आपके सामने बना के रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक स्कीमेटिक डायग्राम है, हूबहू तो नहीं मिलेगा। यह है नॉर्थ अमेरिका, यह है साउथ अमेरिका, यह है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है एशिया और यहाँ से आपको होता है यूरोप। ठीक है, यूरोप। इतने महाद्वीप हैं। एक नीचे में अंटार्कटिका आता है, यहाँ पे अंटार्कटिका, उस पर अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हम जलधारा की बात करते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि विभिन्न प्रकार के, किसी भी एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी जलधारा निकालना हो आप पहले विषुवत रेखा पे एक लाइन मार दीजिए। विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग जो है, विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग जब ऊपर की ओर इस तरह से जाते हैं ना, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो दोस्तों इसको बोलते हैं गर्म जलधारा और इस साइड को बोलते हैं ठंडा जलधारा। जब एंटी क्लॉकवाइज वापस आता है तो ठंडा जलधारा। सेम इसी तरह से नीचे वाले में, जब दोस्तों नीचे वाले में यह इस तरह से जाएगा तो इसको बोलते हैं गर्म जलधारा और इसको बोलते हैं इस तरह से फिर ऊपर की ओर ठंडा जलधारा। तो जो हवाओं का दिशा होता है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। समुद्र में जो हवाओं की दिशा होती है वह 0 डिग्री से ऊपर विषुवत रेखा में उत्तरी गोलार्ध में ऊपर क्लॉकवाइज, नीचे एंटी क्लॉकवाइज होता है। यह ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब हम आए हवाओं की बात करने। तो दोस्तों जब हवाओं की बात करेंगे तो आपको महासागर पहले पता होना चाहिए। हम अब इसको मिटा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, महासागर हमने बोला कि ये वाला जो पार्ट है, यह वाला जो पार्ट है, वह पार्ट का नाम क्या है, कोई बता सकता है? तो हमने बोला है दोस्तों यह अटलांटिक महासागर है। ये वाला पार्ट एस आकार का होता है, जिसको कि एस आकार का होता है। यहीं पे 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में सार्गेसो सागर है। पिछला क्वेश्चन इसी आकृति में हमने बोला दोस्तों कि अटलांटिक महासागर है यह। तो पहले अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराओं के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जब अटलांटिक महासागर में विषुवत रेखा की धारा ऊपर जाएगी तो इसको बोलेंगे ऊपर मतलब उत्तर, यानी उत्तरी उत्तरी विषुवतीय जलधारा। यह किस तरह की होगी? यह ऊपर की ओर जा रहा है तो गर्म जलधारा होगी। उत्तरी विषुवतीय जलधारा किस तरह की जलधारा होगी? गर्म जलधारा। सेम प्रशांत महासागर में भी इस तरह से जाएगा। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों में यह जलधारा आपको मिलेगी। बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। समझने की बात है दोस्तों। मतलब अगर हवाएं उत्तर की ओर है, हमने बोला इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है, तो इसको बोलते हैं गर्म जलधारा। तो उत्तर विषुवतीय जलधारा हमेशा किसी भी महासागर की हो। ये ट्रिक है। क्या है ट्रिक? अब हम देश मिटाते हैं, खाली जलधारा लिखेंगे। हम देश मिटा रहे हैं धीरे धीरे। हमने बोला कि विषुवत रेखा के ऊपर की जो जलधारा, अगर उत्तर की जलधारा, क्वेश्चन रखिएगा, उत्तर विषुवतीय जलधारा, उत्तर विषुवतीय जलधारा, उत्तर विषुवतीय जलधारा आपको अटलांटिक महासागर की हो चाहे प्रशांत महासागर की हो, वह ऑलवेज गर्म जलधारा होगी। ऑलवेज किस टाइप की जलधारा होगी? गर्म। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में, यह प्रशांत है यह अटलांटिक है, दोनों जगह दिखा चुके हैं कि उत्तर विषुवतीय जलधारा गर्म जलधारा होती है। अब बात की जाए दक्षिण विषुवतीय जलधारा, तो दोस्तों उत्तर में तो ऐसे, दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज, हिंद महासागर में भी एंटी क्लॉकवाइज। तो अब दक्षिण आ जाए, विषुवत मतलब इक्विलेटर यानी 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री।
तो उत्तर हो या दक्षिण हो, अब हम फिर से इसको इस तरह से मॉडिफाई करके लिखेंगे, उत्तर हो या दक्षिण हो, महासागर कोई भी हो, वह हमेशा गर्म जलधारा देगी अगर विषुवतीय जलधारा है तो। पहला तो उत्तर या दक्षिण, केवल उत्तर दक्षिण की बात कर रहे हैं, उत्तर या दक्षिण विषुवतीय जलधारा, उत्तर या दक्षिण विषुवतीय जलधारा क्वेश्चन पूछेगा। उत्तर जलधारा, उत्तर विषुवतीय जलधारा जो है प्रशांत महासागर की कैसी है, बोलेंगे गर्म, हिंद महासागर की गर्म, अटलांटिक महासागर की गर्म, मतलब ये गर्म जलधारा है, यह गर्म जलधारा है, यह गर्म जलधारा है, यह हिंद महासागर है ना, यहाँ पे हिंद महासागर की भी जलधारा गर्म जलधारा है। तो यह उत्तर दक्षिण की बात हो गई। हम इम्पोर्टेंट जलधारा की बात करें तो आप एक विषुवत लाइन मारो और विषुवत लाइन के ऊपर हम दिखा रहे हैं आपको कहाँ कहाँ कोई कोई इम्पोर्टेंट जलधारा है। तो 3 प्रमुख महासागर है जिसको हम पार रहे हैं लाइन, यह है प्रशांत, अटलांटिक, ऊपर लिख देते हैं प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर, और यहाँ पर फिर एक छोटा छोटा पी यानी प्रशांत महासागर का पार्ट है। चलिए वो छोड़िए, हम आपको इस तरह से बताएंगे कि आप दोस्तों यह दिमाग में छप जाना चाहिए। तो आपसे प्रशांत महासागर में उत्तर दक्षिण तो हर महासागर में हो गया, मतलब नॉर्थ इक्विलेटरल विषुवत रेखीय जलधारा ना, जलधारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं आपको, वाटर वेव्स, वाटर वेव्स। तो नॉर्थ हो या साउथ इक्विलेटर वाटर वेव्स हो, वो ऑलवेज गर्म होगा, यह हमने बोल दिया, यह हमने बोल दिया किसी भी महासागर की। तो यह एक ट्रिक है, एक ट्रिक तो आपके सामने आ गया। अगला दोस्तों आपको प्रशांत महासागर में आता है जिसका नाम है, एक हमने आपको यहाँ बताया कि यह अमेरिका था और यहाँ पे एक राज्य था जिसका नाम था अलास्का, एक राज्य का क्या नाम था, अलास्का। तो यह सब तो दोस्तों आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पूछेगा वो हम आपको गर्म जलधारा में पहले लिख देते हैं। तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा जो होती है वह आपको क्या क्या है, एल नीनो, एल नीनो, यह है गर्म जलधारा किस महासागर की, तो यह है प्रशांत महासागर की। एल नीनो है, सुसीमा है, दक्षिण और नॉर्थ तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बोले कि वो होता ही होता है, अब उसके बाद विषुवत रेखीय होता ही है। इसके बाद ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ठंडी, ठंडी में दोस्तों क्यूराइल कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, अंटार्कटिका। तो इसमें एक बस आपको लिखना है, वो है हम्बोल्ट, जो पूछा जाता है। हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा है, महासागर है प्रशांत। अगला है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक में गर्म जलधारा में आपको एक इम्पोर्टेंट है, वो है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की जलधारा गर्म है। ब्राज़ील की जलधारा गर्म है। हम अभी देखेंगे दोस्तों, ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। इस महासागर में दोस्तों जो ब्राज़ील है, यहाँ पे यह वाला गर्म जलधारा होता है, यहीं पे ब्राज़ील के बगल में धारा पड़ती है। और इरमिंजर की जलधारा है, चलो इरमिंजर भी पूछता ही है, नहीं पूछता है लेकिन लिख देते हैं। इरमिंजर की जलधारा गर्म जलधारा है। इसके बाद इसमें ठंडी बहुत पूछता है। अटलांटिक में जो ठंडी है वो याद रखिएगा, लेब्राडोर, लेब्राडोर की जलधारा है, कनारी है, और क्या क्या पूछता है, एक कनारी बस याद रखिएगा। और हिंद महासागर में बस 2 नाम आपको हैं, गर्म जलधारा केवल पूछता है। हिंद महासागर में 2 नाम हैं, यह याद रखिएगा। हिंद महासागर का खास करके पहला नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक गर्म जलधारा कहाँ पड़ती है, नीचे में अफ्रीका के पास। और अगुलहास, अगुलहास ही है ना, अगुलहास है, अगुलहास की जलधारा। तो आपको बस ये नाम याद रखना है। इसके अलावा जो इसमें नाम था, हमने बोला था नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट वाटर वेव, ये किसी भी महासागर में गर्म जलधारा होती है। तो इतने जलधारा आपको इम्पोर्टेंट है। क्या क्या, प्रशांत महासागर में एल नीनो, सुसीमा गर्म जलधारा है, हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है।
अटलांटिक में फ्लोरिडा, ब्राज़ील, इरविंजर गर्म जलधारा है। लेब्राडोर कनारी ठंडी जलधारा है। उसके बाद मोजाम्बिक, अग्लुहास हिंद महासागर में गर्म जलधारा है और आपको यह याद रखना है। अटलांटिक में एक नाम छूट गया दोस्तों गर्म जलधारा में, जो बहुत बार पूछता है। क्वेश्चन कहता है कि किस जलधारा को यूरोप का कंबल कहते हैं, यूरोप का कंबल, और उस जलधारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम। ये गर्म जलधारा है, यह गर्म जलधारा है। किस टाइप की जलधारा है? गर्म जलधारा है। महासागर क्या है? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। सारे क्वेश्चन ही बता रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन है, थ्योरी के साथ क्वेश्चन ही है सारे। अब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और इसके बाद ज्वार भाटा, तीन चीज। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो बस एक लाइन में दोनों में आप सूरज कॉमन बना दीजिए, सूरज कॉमन बना दीजिए। चंद्र ग्रहण है तो कुछ नहीं, चंद्रमा यहाँ अपोजिट, और चंद्र ग्रहण है तो पृथ्वी, अर्थ और मून। मतलब दोस्तों क्या कहता है कि अगर सन कॉमन है, अगर चांद बीच में है तो चंद्र ग्रहण, पृथ्वी बीच में है तो चांद बीच में है तो सूर्य ग्रहण, पृथ्वी बीच में है तो चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आता है, बस याद रखना बीच में चंद्र ग्रहण में चांद बीच में नहीं, चंद्र ग्रहण में चांद बीच में नहीं, बस ये आपको याद रखना है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो गया। कि कब पूछता है कंडीशन की अगर सूरज, और आज टेक्स्ट बुक पे भी एक क्वेश्चन में हमने इसको एसएससी में मिनिमम 13 बार इसको पूछा गया है कि यदि सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो क्या होगा। एक नंबर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, संक्रांति, विषुव। तो आप बोलोगे पृथ्वी बीच में है, अच्छा चंद्र ग्रहण, अच्छा चंद्र ग्रहण। क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों ज्वार भाटा, अब हम बात करेंगे समुद्र के लहरों का ऊपर उठना और फिर वापस समुद्र में आके समा जाना, मतलब वापस गिर जाना, ज्वार भाटा कहलाता है। उठना ज्वार, गिरना भाटा। आपने बहुत सारे बॉलीवुड मूवी में देखा होगा, जब कुछ ऐसा हलचल दिखाना होता है तो समुद्र के पानी उठ रहे हैं, ज्वार होता है। ज्वार प्रतिदिन आपको 12 घंटा 26 मिनट में एक बार आता है, और इसके जस्ट बाद भाटा प्रतिदिन आता है, और यह इसका आधा 6 घंटा 13 मिनट में आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है और भाटा प्रतिदिन 1 बार आता है। ये चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा। ज्वार प्रतिदिन 2 बार और भाटा प्रतिदिन 1 बार आता है। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के किस बल के कारण ज्वार आते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा गया है एमटीएस में, यह आपको डीएलएड में भी पूछ सकता है कि पृथ्वी के किस बल के कारण ज्वार आता है। ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण आता है, सूर्य के गुरुत्व बल के कारण आता है। चंद्रमा का गुरुत्व बल ज़्यादा मजबूत होता है सूर्य के गुरुत्व बल के लिए अगर ज्वार भाटा लाना हो, लेकिन पृथ्वी का जो बल काम करता है वह है अपकेंद्रीय, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी के सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ज्वार भाटा आता है। ठीक है, यह हो गया दोस्तों महासागर समाप्त। अगले वीडियो में हम कुछ विविध से क्वेश्चंस लाएंगे और कुछ देश के राजधानी मुद्राएं। दोस्तों इसके बाद आपको 3 पार्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म होगा, 2-3 पार्ट लगेंगे हमको इंडियन ज्योग्राफी में भी। तो ज्योग्राफी के 5 से 6 वीडियो में आपको सारे टॉपिक क्लियर होंगे और 5 से 6 वीडियो हम इतिहास के भी लाएंगे। आप विश्वास रखिए दोस्तों, आपके सभी टॉपिक डीएलएड के जुलाई तक में ख़त्म कर दिए जाएंगे।